और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ चुका हूं अपनी जैसा वादा किया था वैसा कराने। हम फिजिक्स के चैप्टर्स उठा रहे हैं और हर चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड के लिए जो आ सकते हैं उनको करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बेटा अपने पहले या दूसरे चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला पकड़ रखा है ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी का हमने ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आइए, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग दी फोकल लेंथ ऑफ द आई। हमारी आंख इकलौती एक ऐसी चीज है बेटा जो अपना फोकस चेंज कर सकती है, एंड दिस चेंज करने की पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। आंसर देते रहो यार, तभी मजा आएगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन। देन आता है ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स रेटिना। वेरी गुड। देन द नेक्स्ट वन, बेटा एक पर्सन है, needs a lens of power so and so for correcting its distant vision। ठीक है, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है उसे, दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मायोपिया, हमारी एज में होने वाली दिक्कत को बोलते हैं मायोपिया। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन, मतलब बुढ़ापा भी आ चुका है साथ में, प्रेस बायोपिया भाई साहब को। ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर सो एंड सो। व्हाट आर द फोकल लेंथ फॉर द लेंस रिक्वायर्ड? सिंपल है यार, पावर का फॉर्मूला अगर आप मेरे बच्चों को याद हो, पावर का फॉर्मूला मेरे बच्चों को याद होगा, तो पावर के दो फॉर्मूले बेटा। एक तो है 1/f, जहां f को लेना मीटर में, मैं इसको अवॉइड करने को बोलता हूं। दूसरा है पावर इज इक्वल टू 1/100/f, जहां f को लेना है सेंटीमीटर में। और सॉल्व करते हैं। पहला -5.5 इज इक्वल टू 100/f, तो f की वैल्यू पहली आ गई -100/5.5, दैट इज इक्वल टू -1000/5 55। यू कैन सॉल्व दिस। 11 नहीं, 11 नहीं, 5 11 जा और 5 200 जा, है ना। 5 11 जा एंड 5 200 जा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 90 आ गया। तो ये हो गया 18.1 आ गया, यानी कि है ना, सही है ना। सही 18 पॉइंट समथिंग। तो फोकल लेंथ आएगी 18 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर इन दिस केस। यू कैन ऑलवेज डिराइव दिस वैल्यू। मुझे करनी है क्या भाई साहब? हाँ, नहीं कर रहा मैं। फिर क्या है दूसरा? दूसरा है नियर विजन वाले बंदे की बात करें तो पावर के लिए है वैल्यू नीड द लेंस ऑफ 1.5, तो 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू 100/f, तो ये हो गया 100/1.5, 1000/15, 5 3 जा 5 200 जा, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.2 66.6 सेंटीमीटर। हलवा बकवास, जल्दी कर लो। ठीक है, इजी है यार। अच्छा क्वेश्चन में देखते हैं। अ फार पॉइंट, मायोपिक आई का जो बेटा जो फार पॉइंट है, जो नॉर्मल आईज का इन्फिनिटी होता है, वो आ गया 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। What is the nature and power of the lens required to correct the problem? Obviously it is a 1 marks question, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, पर ध्यान दो बेटा। मायोपिया में होता क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन है वो तो इन्फिनिटी पे है, u हमारा इन्फिनिटी है। हम चाहते हैं कि हमारी इस ऑब्जेक्ट की जो इन्फिनिटी पे रखा है उसकी जो इमेज है ना, वो मायोपिक आई के फार पॉइंट पर बन जाए। मतलब ये आपका v है और v की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई इस केस में -80 सेंटीमीटर। और इसके लिए हम जानते हैं ना क्या यूज करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। और चेक करते हैं, सॉल्व करके देखेंगे। कॉनकेव आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u माइनस 1/80 माइनस 1/infinity अंडा माइनस 1/80, f की वैल्यू -80 सेंटीमीटर। ये हमेशा इस केस में मायोपिक आई के फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द लेंथ रिक्वायर्ड, लेंथ वेयर यू हैव योर फार पॉइंट, हमेशा ये आता है। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। द फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक आई, सिंपल क्वेश्चन है, 120 सेंटीमीटर पे है भाई साहब फार पॉइंट, जो इन्फिनिटी होना चाहिए था। तो फोकल लेंथ कितनी चाहिए? तो आंसर सेकेंडों में कर लेंगे हम। कितना हो गया? f इज इक्वल टू
हाँ गुड, वेरी गुड, -120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अब बेटा ये देखना, यहां से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ hypermetropia is corrected. This is your hypermetropia is corrected by using a convex lens. जहां पर ध्यान देना बेटा, इसमें क्या होता है, जो नियर पॉइंट होता है ना, वो नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है 1 मीटर। हमने अच्छा फिर क्या करें, कुछ नहीं करें। देखो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का इस बार कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, पहली बात सुनना, जिसका नियर पॉइंट है, वो नियर पॉइंट कहां पहुंच गया, नियर पॉइंट अब पहुंच गया यहां पर। यानी मैं साफ सुथरा, जो जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, वो साफ सुथरा यहां देख सकता है। यानी ऑब्जेक्ट कहां रखूं, नियर पॉइंट करेक्ट करना है, तो नॉर्मली जो सबसे पास की लोकेशन पे ऑब्जेक्ट रखना हो सकता है, वो कहां पर हो सकता है, वो हो सकता है आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी यू की वैल्यू इसमें -25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज बने, जो हमारी इमेज बने, इस 25 सेंटीमीटर वाले बंदे की जो इमेज बने, वो कहां बने, वो बन जाए, कहां बन जाए अरे बच्चों, वो कहां बन जाए, जहां अब नया नियर पॉइंट है। इस वाले केस में इट इज 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज माई वी। और एफ निकालते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि -100 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/100 दैट इज इक्वल टू 100। ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 3/100, यानी कि f की वैल्यू इज 100/3 सेंटीमीटर। उस फोकल लेंथ जो चाहिए वो है आपकी 100/3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ आपको चाहिए। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। फिर आता है सिमिलर क्वेश्चन दिया है मैंने, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज नाउ 600 सेंटीमीटर। तो अब ध्यान सुनना, हाइपरमेट्रोपिया में u की वैल्यू हमेशा -25 सेंटीमीटर, v की वैल्यू उसका नियर पॉइंट होगा -600 सेंटीमीटर। f आपको निकालना होगा, और f निकालना हलवा है, देखो जी, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/-600 माइनस माइनस प्लस कर दो 1/25, 600 इज दी एलसीएम दैट इज इक्वल टू -1, और ये हो गया 4 और ये 6, 24 है ना, कैसे सही देखा, 4 और 6 में आ गया 24, ठीक है एकदम। तो f की वैल्यू इस वाले केस में आई बेटा 600/23 सेंटीमीटर। द लेंस रिक्वायर्ड इज अ कॉन्वेक्स लेंस बिकॉज फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है। इजी, इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे बच्चों, ठीक है ना। एक और देख लेते हैं, कर लोगे मेरे बच्चों, अगर तुम कर पा रहे हो तो इसका आंसर कमेंट में लिख के दो मुझे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही आ रहा है, और आपके करने से पहले कर लिया हमने। शायद ना कर पाओ तो मैं हूं ना यार, मैं तो कर दूंगा, बट तुम्हें ट्राई तो करना चाहिए। और देखें, देखो, अ पर्सन कैन रीड अ न्यूज़पेपर फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, और नॉर्मल आई कैन, नॉर्मल बंदा 50 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर पढ़ सकता है। तो दिस इज द न्यू नियर पॉइंट, ये इसका नियर पॉइंट है मेरे बच्चे। और यानी कि मेरा जो मेरा v होगा आफ्टर यूजिंग एड या लेंस should be -50 centimeter. The power, what power of lens is required so that he is able to read it at 25 centimeter? तो u की वैल्यू अब ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, 25 सेंटीमीटर पे। f निकालो, 1/f इज इक्वल टू -50 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 1/50, सॉल्व करोगे यही आएगा। तो f की वैल्यू 1/50 आ गई, यानी f की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। पावर हो गया 100/f सेंटीमीटर में, 100/50 दैट इज इक्वल टू 2 डायोप्टर। इजी, कॉन्वेक्स लेंस जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है, ठीक है मेरे बच्चों। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अगर तुम हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया में बात करो, तो केवल तुम्हें ऑब्जेक्ट की इमेज लोकेशन और इमेज की लोकेशन समझनी है बेटा।
जहां आंखों को फाइनली दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पर मेरी इमेज बननी चाहिए ना, बाय आफ्टर यूजिंग द एड। तो ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी अभी आपको डिटेल में समझा दिया है। आओ, ये सब अच्छे क्वेश्चन है, पूछते हैं बोर्ड वाले। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of the object from the eye? अच्छा, मतलब चश्मा यहाँ रखूं तो इसकी इमेज की डिस्टेंस मेरी आंख में यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, सेम बनेगी अलग बनेगी? अबे सेम बनेगी ना यार। आंख के अंदर जो इमेज बनती है, तो आंख के अंदर तो इमेज यहाँ लेंस है आपका, और हमेशा यहाँ रेटिना बनती है, तो ये दूरी थोड़ा चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस रिमेन्स, डिस्टेंस of image remains same in the eye, है ना बेटा? Why do stars twinkle? Now how do you write this problem? You write it in steps. What are those steps? देखो, पहले लिखोगे stars are distant objects and only very small तो नहीं आएगा, and very small amount of their, or very small amount of its light reaches earth. ठीक है? Due to atmospheric refraction, the rays reaching ground are shifted continuously, resulting in twinkling. तो क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, बट इसलिए भी क्योंकि बहुत कम लाइट आ पा रही है। ऐसा ही प्लैनेट के साथ नहीं होता, क्योंकि प्लैनेट बेटा बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और उनसे आने वाली लाइट काफी अच्छी मात्रा में होती है, जिसकी वजह से वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं करते। ये करते हैं, हमें याद रखना है। दूर है, दूर की वजह से लाइट ऑलरेडी कम आ रही थी, और अब रिफ्रैक्शन की वजह से एटमॉस्फेरिक वो लाइट कभी यहाँ आंख पे पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है, कभी यहाँ पड़ती है। जो जितनी बार यहाँ पड़ती है हमें दिखाई देता है, यहाँ और यहाँ दिखाई नहीं देता है, इसलिए ट्विंकलिंग। व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश इन द अर्ली मॉर्निंग? ऑब्वियसली रीजन है बेटा, यहाँ पर रीजन है बेटा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग फिनोमेना क्या बोलता है बेटा? जब सन रेज है होराइजन के नीचे से जब आती हैं, तो उन्हें ज्यादा लंबा पाथ ट्रैवल करना पड़ता है, ज्यादा मतलब मार्जिनली लंबा पाथ ट्रैवल करना, जिसकी वजह से क्या होता है, सारी रेस तो देखो, रेड लाइट डेविएट्स द लीस्ट, वायलेट लाइट डेविएट्स द मोस्ट। तो रेड लाइट क्योंकि कम डेविएट करती है, तो दूर से आने के बाद भी वो हम तक पहुंच जाती है, और जब कोई चीज की लाइट केवल रेड हम तक पहुंचेगी तो हमें दिखाई क्या देगा? रेड, इसलिए सन रेड दिखता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी इसका एक कारण है। ठीक है, फिर आता है व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? ऑब्वियसली वेरी सिंपल रीजंस हैं भैया, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ना हो रहा और ब्लू है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द गैसियस पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। अगर आप एटमॉस्फेयर से ज्यादा बाहर जाते हैं तो आपको ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिखाई देगा, ना आपको ये जो फिनोमेना है, क्या नाम है ना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई दिखाई देगा, बिकॉज एटमॉस्फेयर के बाहर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा ना, तो इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। बेटा 12th क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम साइट प्रॉब्लम। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रखा है तो इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर, बट बन गई है रेटिना के आगे। सर इसका मतलब है इसको कौन सी बीमारी है जो हम लोग को होती है हमारी एज में? अभी मेरे को बीमारी मतलब आई एम नॉट मायोपिक, बट इफ यू आर मायोपिक यू नो दैट एनीथिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, अगर वो रेज पहले ही कन्वर्ज हो जाए तो हमें ब्लर्ड इमेज दिखेगी।
जो हमें अब इमेज दिखेगी वो इस पार्ट की वजह से दिखेगी बेटा, इस पार्ट की वजह से, ऑब्वियसली दैट इज ब्लर्ड इमेज। तो हम मायोपिया में इमेज हमेशा रेटिना के आगे बन जाती है। कारण दो हो सकते हैं बेटा, सिलरी मसल ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपका आई बल, जो स्फेरिकल शेल है वो बाय सम डिफॉर्मेशन वो थोड़ी बड़ी हो गई है, मोटी हो गई है, तो रेटिना जहां होनी चाहिए थी वहां नहीं है, पीछे चली गई है। कोई टेंशन नहीं यार, दुनिया में इतने सारे लोग चश्मा लगाते हैं, हम भी लगा लेंगे। और हम लगाएंगे मायोपिक आई में कौन सा चश्मा, कैसा कौन सा चश्मा है भाई, कॉनकेव, तो वो क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा थोड़ा सा, तो ये यहां पर मिलने लगी। वहां मिलाओ भैया, गलत ना हो जाए। ये आपका करेक्शन है, यूज अ कॉनकेव लेंस फॉर द पर्पस। तो बेटा ये था एक अच्छे प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन आई। आशा करता हूं इजी लगा होगा, डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक आई का प्रॉब्लम दिमाग से छूमंतर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फिर से जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। करो यार, पढ़ो यार, और हीरो बनते रहो यार। कोई और प्रॉब्लम हो मैं तुम्हारे पास अवेलेबल हूँ, हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं कोशिश करूंगा हर चीज की। देखो बेटा ये डेटा, ये स्लाइड्स अगर चाहिए हो तो ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करने पर जाओगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में साफ साफ मैंने फोल्डर बना रखा है जहां पर मैंने सारी प्रेजेंटेशंस जो भी क्लास 10th में करी थी सारी अवेलेबल करा दी। लेकिन पढ़ना तुझे पड़ेगा, और काफी टाइम है यार, साइंस में छुट्टियां बहुत मिली हुई हैं। पढ़ देना और फोड़ देना, टेंशन मत लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। फिर से एक बात कहता हूं, अगर तुम्हें ये सीरीज या मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करो, बताओ कि हाँ सर मज़ा आ गया, हमारा काम पूरा हो रहा है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ चाहिए रिसोर्स वो भी मेंशन करो। अगर अच्छा लगता है तो देखो, दोस्तों को दिखाओ, शेयर करो, और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। बाय बेटा।